गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और आज एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ेंगे, पुरस्कार और सम्मान का। बहुत छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा इनमें और इनमें कुछ खास सीखना भी नहीं है। ये तो पूरे क्रैमिंग बेस्ड हैं भैया, ये पढ़ने पड़ेंगे और 2-3 बार रीड करोगे। इनमें आएगा क्या क्वेश्चन, या तो किसी अवार्ड का फील्ड पूछ लेंगे। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि संतोख सिंह किस में मिलता है, या भाई जो इस टाइप के है ना भाई, बाल मुकुंद गुप्त प्राइज किस में मिलता है, या झांसी की रानी वाले नाम पर, या आपकी शन्नो देवी के नाम पर, या इंदिरा गांधी के नाम पर, या सूर सम्मान है, या क्या हरियाणा में शौर्य सम्मानों को भी कोई अमाउंट डिसाइड किया गया है। तो बहुत बेसिक सी बातें आती हैं और ये पढ़ के ही समझ में आ सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनका कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं भाई। एक एकेडमी है कोई, वो सम्मान देती है, या तो ये शौर्य सम्मान होंगे और क्योंकि हरियाणा के लोगों ने ना सेना में बहुत सारे काम किए हैं और बहुत प्राउड की बात है कि इस पूरे भारत में कितनी करोड़ों की आबादी है, सिर्फ 21 लोगों को आज तक परमवीर चक्र मिला है। उन 21 में से एक हम भी हैं। जितने स्टेट है ना उतनों को भी भारत रत्न ये नहीं मिला, परमवीर चक्र। तो आप लगा लीजिए 21 में से एक हमारे यहाँ के हैं। फिर हमारे कई जो हमारे जाबाज हुए हैं सेना में किसी न किसी फॉर्म में, जिसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अगर नंबर ऑफ सोल्जर्स निकालें तो सबसे ज़्यादा हरियाणा के लोग मिलेंगे, लेकिन जिन्होंने बड़ा काम और बड़ा नाम खड़ा किया है उन लोगों में भी हमारे परमवीर चक्र प्राप्त करता है, महावीर चक्र प्राप्त करता है, वीर चक्र प्राप्त करता है, अशोक चक्र हरियाणा के लोगों को मिला, शौर्य चक्र हरियाणा के लोगों ने ले रखा है, कीर्ति चक्र भी हम लोगों को मिल चुका। तो इस तरह बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें हरियाणा के लोगों ने कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में बाकियों से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई और इसीलिए उनके नाम बड़े बड़े प्राइज किए गए। अब पुराने लोगों की अगर मैं बात करूं तो पुराने लोगों के नाम पर जिन्होंने साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया, जैसे बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, पत्रकार थे ना, गुड़ियानी 1865 में 14 नवंबर को पैदा हुए थे, अंग्रेजों के खिलाफ लिखा करते थे। तो उनकी इंपॉर्टेंस आज के समाज में देखें तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनके नाम का हमने प्राइज़ चला दिया हमारी हरियाणा सरकार ने। ऐसी बात करें लक्ष्मी चंद जी की, या मेहर सिंह की, या शन्नो देवी की, जो पूरे भारत की पहली महिला बनी जो विधानसभा की स्पीकर बनी। तो इस तरह के लोग जिन्होंने कुछ अलग हटके किया, उनके नाम पर वो तो चले गए, लेकिन उनके नाम के अवार्ड आज भी उनको जीवंत रखे हुए हैं। और अवार्ड में जितनी राशि मिलती है ना, वो उतना बड़ा मैटर नहीं होता जितना इस बात की इज्जत होती है कि आप चुने गए हैं उस अवार्ड के लिए। अवार्ड की राशि इतनी बिल्कुल नहीं है कि क्या करें, आदमी की पुश्तें बैठ के खा लेंगी। अब इस साल 2020 में इनफैक्ट सरकार ने राशि बढ़ाने के ऊपर काम किया था और कई सारे प्राइजेस की राशि अच्छी खासी भी मिलने लग गई। पहले हरियाणा में सबसे बड़ा अवार्ड ही 2.5 लाख का था, आज हरियाणा में 7 लाख भी मिलते हैं। और ये साहित्य की बता रही हूँ, वैसे तो 6 करोड़ भी मिलते हैं ओलंपिक्स जीत के आने वाले को, लेकिन वो स्पोर्ट्स की अलग कैटेगरी है। लिटरेचर में कोई काम करे तो पहले सबसे बड़ा अमाउंट 2.5 लाख रुपए था, अब 7 लाख भी है, 5 भी है, 2 भी है, 2.5 भी है, 1 भी है, 50 भी हैं और 40, 20 और 30 हज़ार भी हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में कौन सा अवार्ड लेने के हकदार है, उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट मिलेगा। ठीक है, अमाउंट में फिर कह रही हूँ इतने बड़े लोगों के लिए अमाउंट मैटर नहीं करता, पर पेपर में आता है और ये कभी भी बदल सकता है। ऐसा भी हो सकता है 2021 में सरकार फिर कह दे कि हम अमाउंट बदल रहे हैं, हम राशि को बढ़ा रहे हैं। घटाना तो पॉसिबल नहीं होता, बढ़ती हैं हमेशा राशियाँ, लेकिन उस राशि को बढ़ाने में अब जैसे हम मान लीजिए, पिछले साल मैंने एक किताब जब लिखी थी, पिछले साल जनवरी में किताब आई थी, तो मैंने इसको लिख के तैयार किया था 2000 आप लगा लो 19 में, तभी तो 20 में छपी थी। 19 तक जितनी राशि थी उनमें कुछ बदलाव आ गया। तो अब इसीलिए ना ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसा चले। जैसे आज की मैं बात करूं तो आज 7 लाख भी मिल रहे हैं। जब मैंने ये किताब लिखी थी अमाउंट्स, तो उस टाइम पे 7 लाख कोई राशि ही नहीं थी अपने हरियाणा में, सबसे बड़ी ही 2.5 लाख की राशि थी। लेकिन आज 2.5 लाख से आप लगा लो 2.5, तो 3 गुना उसमें परिवर्तन आ गया। तो टाइम के साथ ये राशि ये बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। तो इसीलिए इन राशियों को टाइम टू टाइम जब भी एग्जाम हो ना, तो कुछ नहीं लगता आपका, 1 मिनट लगता है, गूगल पे सर्च करके दोबारा याद कर लेना। क्योंकि ऐसा हो सकता है, मान लीजिए जो आज 30 हज़ार है, अब इसी सत्र में मान लीजिए सरकार कह दे कि 30 तो बहुत कम है, एक काम करो इसको 50 हज़ार कर दो, तो चेंज आ जाएगा। जो 50 थी या 51 हज़ार थी उनको 1 लाख कर देंगे। एक से हो सकता है 1.5 कर दें, 2 कर दें, 2.5 कर दें, 5 कर दें, 7 कर दें। तो राशि के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। राशि टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, लेकिन कौन से फील्ड के पुरस्कार हैं ये एक बार याद कर लोगे ना तो फिर ये कहीं नहीं जाने। अब जैसे अगर हरियाणा गौरव रत्न मिलता है तो वो जिस फील्ड में उसी में रहेगा, ऐसा नहीं कि उसको उठा के खिलाड़ी
खिलाड़ियों को दे देंगे। अगर भीम पुरस्कार है तो भीम की कुछ कैटेगरी हैं उनमें ही मिलेगा, या एकलव्य पुरस्कार है या द्रोणाचार्य पुरस्कार है, तो हर किसी प्राइज को एक कैटेगरी में फाइनल लिखा गया। कैटेगरी कभी चेंज नहीं करेंगे, अमाउंट चेंज हो सकता है क्योंकि जिस तरह से देश में पैसे की कीमत गिरती जा रही थी, इस तरह से अमाउंट बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। और पहले जब कभी ये स्टार्ट किए गए होंगे तो 51,000 बहुत बड़ी रकम रही होगी, लेकिन आज देखें तो 51,000 बहुत छोटी रकम है, इसलिए अमाउंट हमेशा चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल रट के बैठ जाना। पेपर जब हो ना और जब तुम इस टॉपिक को तैयार करो तब गूगल पे सर्च कर लेना, तुरंत निकल के आएगा कि टोटल अमाउंट गिवन फॉर दिस अवार्ड इन हरियाणा। मान लीजिए आपको पता करना है वाल्मीकि पुरस्कार की राशि, तो आप लिख दीजिए टोटल अमाउंट फॉर वाल्मीकि प्राइज इन हरियाणा, तो सीधे तुरंत से एकदम से आपकी जो पहली लाइन आएगी ना उसमें आपकी धनराशि आ जाएगी। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाना है, सुनते जाओगे ना और इसको तुम एक बार रीड कर लोगे तो बहुत आसान है, क्योंकि ये सब नाम आपने अपने हरियाणा में कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुन रखे हैं। ठीक है, मैं एक एक नाम बोलती जाऊंगी, दो चार बातें बता दूंगी, उसके बाद हम अपना जब दोबारा पढ़ेंगे इसको, जब तुम खुद पढ़ोगे तो तुम्हें आसान दिखेगा। पुरस्कार और सम्मान, अवार्ड्स एंड प्राइजेस। सूर सम्मान, सूर कौन है ये हैं सूरदास, जिनका जन्म आपने बहुत बार सुना, सीही गांव अपने हरियाणा के फरीदाबाद में पड़ता है, यहाँ ये जन्मे थे और इनका बहुत बड़ा योगदान है। सूरदास का जन्मांध थे, लेकिन भगवान कृष्ण की बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने व्याख्या की और लोग इनके जो हैं भजनों को सुनने के लिए दूर दूर से आया करते थे। इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, तो अपने हरियाणा में जन्मे हैं। ये हमारी मिट्टी के लिए भी गौरव की बात है कि जिसका नाम देश की धरती पर जाना जाता है बड़े नामों में, सूरदास, इनका जन्म हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर हुआ था और सीही गांव फरीदाबाद में। ये अकबर के समकालीन है, मतलब मध्यकाल भारत में ये रहा करते थे। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये पुरस्कार महान कवि सूरदास के नाम से प्रतिवर्ष हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है, तो एक बात की सूरदास के नाम पर है। दूसरा, इस पुरस्कार के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन 2020 के सेशन में ये बात उठी कि प्राइजेस बढ़ा दो भाई, ये बहुत छोटी धनराशि है, तो ये बढ़ा दिए गए और आज 5 लाख रुपए के आसपास इसमें मिलते हैं। तो ये अमाउंट एवर चेंजिंग है, ये कभी भी बदल सकता है, लेकिन इसका क्षेत्र नहीं बदलेगा। नाम से किसके से और किस फील्ड में, ये याद करना। जो ये अमाउंट्स हैं ये चेंज हो सकते हैं, तो इनको हम पेपरों से पहले अगर याद कर लोगे, कुछ नहीं है, एकदम भरोगे ना तुरंत निकल आएगा, गूगल पे पहला ही पॉइंट ये निकलेगा। तो उसमें आपको राशि देखनी है। ये जब किताब मैंने छपने के लिए दी थी 2019 में, जब इस पर काम किया तब राशि इतनी थी, अब ये राशि ज्यादा है। ठीक है, तो अब ये 5 लाख रुपए है। 22 मई 2016 से इस पुरस्कार का नाम सूर पुरस्कार से बदलकर सूर सम्मान कर दिया, तो कुछ खास नहीं फर्क पड़ा। सूर तो एज इट इज है, सम्मान पुरस्कार, दोनों का मतलब भी एक ही होता है, बस वैसे ही सूर पुरस्कार से बदल के सूर सम्मान कर दिया, क्योंकि पुरस्कार तो ऐसा होता है भाई किसी को दिया जाने वाला, और सम्मान होता है कि सूरदास का जो है वो सम्मान कर रहे हैं हम, तो उनके सम्मान के कारण ही तो उनके नाम पे प्राइज दे रहे हैं, तो हमने कहा इसका नाम सम्मान कर देते हैं, सूर सम्मान 2006 में। तो बस 2 ही पॉइंट निकले ना, सूरदास के नाम पर है और साहित्य का है। पहले इसमें 1.5 लाख मिलते थे, अब इसमें 5 लाख मिलते हैं। कहाँ के थे ये? सीही गांव फरीदाबाद के, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। ठीक है, अगला है आजीवन साहित्य साधना सम्मान। आजीवन साहित्य साधना मतलब जिस इंसान ने पूरा जीवन लगा दिया हो साहित्य को, हरियाणा में बैठे बैठे, उस आदमी को। ये सूर सम्मान भी देखो साहित्य में था, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये हरियाणा सरकार किस में देती है, तो कह देंगे फील्ड क्या है, तो आप कहोगे साहित्य, लिटरेचर में है। अगला आदमी लिखता भी तो लिटरेचर में ही था, इसने भी तो जो लिखा है, जो गाया है वो लिटरेचर के फॉर्म में, तो इसलिए लिटरेचर का अवार्ड है ये। ठीक है, आजीवन साहित्य साधना यानी जिसने पूरा जीवन साहित्य के लिए काम किया हो, लिटरेचर के लिए काम किया हो, उसके लिए प्राइज है, बहुत बड़ा प्राइज है, और इसमें 7 लाख रुपए सबसे बड़ा अमाउंट है, जितने आज पढ़ाऊंगी उसका 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। और आजीवन कभी 20, 22, 25 साल के आदमी को नहीं मिल सकता। आजीवन का मतलब आपने जीवन का एक अहम पड़ाव क्रॉस कर लिया और आप सीनियर सिटीजन में भी ऊपर पहुंच गए। 65 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए अगर ये प्राइज लेना है तो आजीवन, क्योंकि 20 साल का कोई लड़का कहे जी मुझे दे दो आजीवन, तो उसने तो जीवन देखा ही नहीं है अभी। जब इंसान अलग अलग पड़ावों को जी के और बहुत ज़्यादा साधना करे और अपना सर्वस्व झोंक दे लिटरेचर को आगे बढ़ाने में, तो उसको मिलता है आजीवन साहित्य साधना, यानी साहित्य के लिए साधना की है पूरा जीवन। तो पूरा जीवन 20 साल में कहाँ से आ गया, इसलिए एज कितनी बताई, 65 साल। सूर सम्मान भी एज्ड लोगों को मिलता है, 20, 22, 25, 30 वालों को नहीं। 65 साल की उम्र में अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया लिटरेचर में, तो सूर सम्मान 2016 से इसका नाम ये है। 2006 के बाद ना, 16 नहीं 16 ही है, 6 नहीं 16, ठीक है।
आजीवन में कितने मिलेंगे? 7 लाख रुपए। तो किसको मिलेंगे? जो बहुत बढ़िया काम करेगा लाइफ लॉन्ग। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष हरियाणा सरकार द्वारा साहित्य में आजीवन सेवा करने वाले साहित्यकार को दिया जाता है। पहले इसमें 5 लाख थे जब मैंने किताब के डाटा इकट्ठे किए थे, लेकिन अब प्रेजेंट में तुम देखोगे 2021 में तो इसकी धनराशि अब 7 लाख रुपए है, और जो अभी ऊपर 1.5 लाख थी वो कितनी हो गई? 5 लाख। तो समय के साथ ये परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, चलिए, बस यही बात होती है कि किसमें दिया जाता है। तो ये आजीवन साहित्य के लिए 65 साल की उम्र कम से कम हो। सूर में भी 65 साल, पहले उसका नाम सूर पुरस्कार था, फिर उसका नाम सूर सम्मान कर दिया। उसमें पहले 1.5 लाख थे, 5 लाख मिलने लगे, इसमें अब 7 लाख लाइफ लॉन्ग के लिए मिलेगा, तो 7 लाख। ठीक है। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार, हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार। तो ये हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार क्या है? ये एक आदमी, आपको याद है माधव प्रसाद मिश्र, मैंने बताया था, जिसने हरियाणा की पहली कहानी लिखी थी, अगर आपको याद हो, ये पढ़ाया हुआ है। उसी सम्मान का नाम है ये हरियाणा साहित्य रत्न। जैसे भारत रत्न होता है ना, ऐसे साहित्य रत्न है हरियाणा का। और माधव प्रसाद मिश्र का बहुत बड़ा योगदान है हमारे लिटरेचर में, कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज बहुत लिखी, तो उनके नाम का प्राइज है हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार। हरियाणा और पुरस्कार तो रहेंगे, साहित्य रत्न किसके नाम पर? माधव प्रसाद मिश्र के नाम पर। लड़की की बहादुरी उनकी कहानी थी। ये पुरस्कार हर साल हरियाणा अधिवासी साहित्य, मतलब हरियाणा में रहने वालों को, बाहर वालों को नहीं, साहित्यकारों को दिया जाता है। इसमें 2.5 लाख रुपए सरस्वती की प्रतिमा। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाई से किसी भी तरह से जुड़ा है वो माँ सरस्वती की वंदना जरूर करेगा। मैं तो ये कहती हूँ बल्कि तुम्हें भी सबसे ज्यादा जो दिमाग में रखना चाहिए वो सरस्वती माता को रखना चाहिए, क्योंकि जब मैं छोटी थी मुझे ध्यान है मेरे पापा कहा करते थे कि सरस्वती की पूजा किया करो, लक्ष्मी और गणेश अपने आप आ जाएंगे। तब समझ में नहीं आता था, अब समझ में आता है। जिसके पास सरस्वती है, जिसके पास ज्ञान है, उसके पास धन अपने आप आ जाएगा। और धन के का मतलब लक्ष्मी जी। और गणेश कैसे आएंगे? क्योंकि जब आपके पास धन होगा तो आप अच्छे काम करोगे, शुभ काम करोगे, और शुभ काम की शुरुआत हमेशा गणेश भगवान से होती है। तो इसलिए कहते थे कि स्कूल एज में सरस्वती को मन में धार के खूब पढ़ो। सरस्वती जिसके पास है, सरस्वती के साथ हमेशा लक्ष्मी और गणेश आते हैं। तो वो बातें जो बचपन में सुनी थी ना, अब वो समझ में आती हैं। चलिए, तो इसमें क्या मिलेगा? सरस्वती की प्रतिमा, क्योंकि रत्न है, साहित्य रत्न। शॉल और ताम्र पत्र पर अंकित प्रशस्ति पत्र, उसमें उसका नाम लिखा होता है, साहित्य, भाई इस फील्ड में इन्होंने इतने साल काम किया, इनको दिया जा रहा है। ठीक है, तो माधव प्रसाद मिश्र का नाम क्या है पुरस्कार का? हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार। तीसरा पुरस्कार हो गया हरियाणा गौरव पुरस्कार। गौरव उनके लिए है जो हरियाणा से बाहर रह के भी हरियाणवी साहित्य के लिए काम कर रहे हैं किसी भी तरह। अगर हरियाणा में रह के काम कर रहे हैं तो माधव प्रसाद मिश्र वाला, और हरियाणा से बाहर हैं लेकिन लिटरेचर में योगदान दे रहे हैं, किताबें निकाल रहे हैं, हरियाणवी भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो राज्य से बाहर रहकर हरियाणवी साहित्य को प्रोत्साहित करते हैं। 1 लाख रुपए। अब देखो इनमें अंतर, ये क्या था? ये था हरियाणा अधिवासी, यानी हरियाणा के अंदर रह के लिटरेचर के ऊपर काम कर रहे हैं तो साहित्य रत्न है, और हरियाणा से बाहर रह के करें तो ये हरियाणा के गौरव की बात है कि आदमी बाहर चला गया हरियाणा का, लेकिन बाहर जाके भी हमारे साहित्य को उसने छोड़ा नहीं, आज भी हरियाणवी के लिए काम कर रहे हैं। तो देखो थोड़ा थोड़ा सुन लोगे ना, वरना ये एक जैसे दिखते हैं फिर ये आसान दिखेंगे। सूर सम्मान क्या है? सूरदास के नाम पर है, पहले सूर पुरस्कार था, 2016 में सूर सम्मान पड़ गया। राशि में लास्ट में फिर बता दूंगी एक बार, क्योंकि ये इसमें जो लिखे हैं वो चेंज हो गई हैं, 1.5 थी अब ये 5 हैं। सूरदास सिही गांव फरीदाबाद के थे, अकबर के समकालीन थे। आजीवन साहित्य साधना, जो पूरा जीवन साहित्य की साधना में लगा दे तो बहुत बड़ी बात है, 7 लाख रुपए मिलेंगे, और ये साहित्य में कोई बहुत बेहतर काम करेंगे तो ही मिलेगा। ठीक है, हरियाणा साहित्य रत्न और हरियाणा गौरव। साहित्य रत्न यहाँ रहने वालों को मिलेगा, और हरियाणा के लिए गौरव की बात है कि बाहर रह के भी कोई हमारे लिटरेचर को आगे बढ़ा रहा है। तो हरियाणा साहित्य रत्न में 2.5 लाख है, इसमें 1 लाख है। ठीक है, ये बाहर वालों को है। हाली पुरस्कार, हाली पुरस्कार क्या है? अल्ताफ हुसैन हाली का नाम हम सब ने सुना है, जो कहाँ जन्मे थे? हमारे हरियाणा के पानीपत में। और हाली पुरस्कार क्योंकि नाम से ही दिख रहा है अल्ताफ हुसैन हाली, तो उर्दू भाषा में दिया जाता होगा। सबसे बड़ा पुरस्कार है ये उर्दू भाषा का हमारे पार्ट पर। वैसे तो देश में बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, तो कॉमन सेंस लगाओ कि जितनी अकादमी है, कोई पंजाबी भाषा का विकास कर रही है, कोई हिंदी भाषा का, कोई संस्कृत भाषा का, कोई उर्दू भाषा का, तो जो अकेडमी जिस चीज़ के फील्ड में काम करती है उसी का तो पैसा देगी। भाई हरियाणा उर्दू अकादमी पंजाबी भाषा प्रोत्साहन क्यों देगी? पंजाबी भाषा प्रोत्साहन कौन देगी? पंजाबी जो साहित्य अकादमी है। तो हाली पुरस्कार, क्योंकि हाली हरियाणा के पानीपत के हैं लेकिन है मुस्लिम, तो इनके लिए हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर इस पुरस्कार से साहित्यकारों को सम्मानित करती है। राशि 1 लाख रुपए है। ये पीछे मेरे ख्याल बढ़ी हैं, ये भी शायद 2 लाख के आसपास आ गई है, अब बढ़ी हैं ये कुछ महीने पहले। तो हाली पुरस्कार कौन देगा?
जो उर्दू अकादमी है, ठीक है। तो हमने 5-6 बड़े बड़े पढ़ लिए। लक्ष्मी चंद कोई शब्दों के मोहताज नहीं है, इतना विशाल इनका कद है कि आप उसको शब्दों में बांध ही नहीं सकते। लक्ष्मी चंद जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। 45 साल की छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर गए कि आज तक ऐसा लगता है कि सच में इनके ऊपर कोई माँ सरस्वती की कृपा थी। ब्रह्म ज्ञान की ऐसी बातें जो आज 1948 में जो आदमी एक्सपायर हो गया, वो कैसे देख पाया कि 2021 का भारत ऐसा होगा, उसको कैसे समझ में आया। उसके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, कोई विदेश नहीं घूम के आया था, गाँव में अनपढ़ भी थे और गाय भैंस भी चराते थे। लेकिन वही बात है कि सरस्वती जिस पे मेहरबान हो उसको तो अपने आप नॉलेज आती चली जाती है। उनके नाम का पुरस्कार है, तो बड़ा पुरस्कार है भी। ये पुरस्कार हरियाणवी साहित्य, क्योंकि ये तो हरियाणवी भाषा यूज करते थे ना, तो हरियाणवी साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रसिद्ध कवि और लोक कलाकार जो सांग वगैरह करते हैं, लक्ष्मी चंद के नाम से प्रदान किया जाता है। क्यों देते हैं? साहित्यिक क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए हरियाणा कला और संस्कृति संस्थान, क्योंकि ये बहुत बड़े लोक कलाकार थे ना आपके लक्ष्मी चंद जी, तो इनका अवार्ड वही डिपार्टमेंट देगा। हरियाणा कला और संस्कृति संस्थान द्वारा ये पुरस्कार स्थापित किया गया। तो एग्जाम में आ जाएगा लक्ष्मी चंद पुरस्कार निम्न में से कौन सी संस्था देती है? अलग अलग ऑप्शन, जैसे हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा का कोई डिपार्टमेंट दे देंगे, तो याद रखना कला और संस्कृति वाला इसको देगा, ठीक है, लक्ष्मी चंद जी के नाम पर। इस पुरस्कार के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। ये भी बढ़ी थी, ये 2 लाख हो गई थी पीछे। अब नेक्स्ट है बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार। बाल मुकुंद गुप्त को आपने बहुत बार सुना होगा और मैंने इसके बारे में बताया होगा कि बहुत बड़ी हस्ती हैं। और बाल मुकुंद गुप्त का जन्म रेवाड़ी के गुड़ियानी में हुआ था और ये जन्मे हैं 14 नवंबर 1865 में। पत्रकार है, बहुत बेहतर लिखा, अंग्रेजों के दौर में लिखा, तो अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेने का भी जज्बा चाहिए था, उनके खिलाफ लिखने का, इन्होंने लिखा, तभी तो आज इतिहास में पढ़ाए जा रहे हैं। ये तो नहीं है अब, लेकिन इनका नाम अमर है, इनके नाम के प्राइजेस मिलते हैं। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष हरियाणा सरकार द्वारा हिंदी साहित्य, बाल मुकुंद गुप्त पत्रकार है ना, तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें अब वैसे 1 लाख है, 50,000 पुरानी राशि है अब, बल्कि अब मैंने पीछे पढ़ा था, ये जो गुप्त हैं 2 बड़े, इन दोनों के नाम पे 2 लाख आ गए, अब ये बढ़ बढ़ के 2 लाख हो गई है। तो बाल मुकुंद गुप्त एक बार दोबारा देख लेते हैं। बाल मुकुंद गुप्त साहित्यकार के रूप में 2 लाख रुपए मिलते हैं इसमें। लक्ष्मी चंद जी बहुत बड़े लोक विधा में जिनका नाम था, तो इनके नाम के भी जो है ये मुझे कंफर्म है, मैंने पढ़ा है, बाल मुकुंद के पढ़े थे, ये मैं एक बार देख लूंगी, दोबारा बता दूंगी कल राशियां। हाली पुरस्कार आपके अल्ताफ हुसैन हाली जी पानीपत से, तो उर्दू अकादमी देगी। हरियाणा गौरव, गौरव की क्या बात है कि बाहर रह के भी हरियाणवी लिटरेचर में काम कर रहे हैं, तो उनको मिलेगा। साहित्य रत्न, तो जो यहाँ रह के और बहुत ज़्यादा जिन्होंने मेहनत की है हरियाणा साहित्य में, उनको मिलता है साहित्य रत्न। और फिर आजीवन साहित्य, तो 65 साल तो कम से कम उम्र चाहिए, 7 लाख रुपए सबसे बड़ा अमाउंट मिलेगा। और सूर सम्मान में 5 लाख रुपए, जो पहले 1.5 थे, और इनके बारे में सब कुछ हमने जान लिया, ठीक है। जैसे एक बार कोई समझा देना, उसके बाद पढ़ना बहुत आसान होता है। बाल मुकुंद गुप्त बताया ना, पत्रकार है, और गुप्त जी के नाम पर अब 2 लाख रुपए मिलते हैं, 50 पहले थे। हरियाणा संस्कृत अकादमी पुरस्कार, क्या संस्कृत की कोई इंपॉर्टेंस है आपके राज्य में? हमारे राज्य में संस्कृत की इतनी इंपॉर्टेंस है कि जो ऋग्वेद लिखा गया था, ऋग्वेद में संस्कृत का यूज किया गया था। तो ऋग्वेद तो आप ही के हरियाणा के आसपास तो था, सारी यही तो भूमि थी ब्रह्म प्रदेश वाली, सरस्वती नदी के आसपास का। इसका मतलब आपके यहाँ संस्कृत का बोलबाला रहा होगा। दूसरी चीज, वेद व्यास ने जितने चारों वेदों का संकलन किया, तो संस्कृत का यूज किया। जब महाभारत लिखी गई है तब भी संस्कृत का प्रचलन था। इसका मतलब संस्कृत साहित्य में बड़े अवार्ड मिले हमें। देखें, हरियाणा संस्कृत अकादमी, अब ये कौन से अवार्ड देगी? संस्कृत से जुड़े, ये उर्दू के नहीं देगी, वो उर्दू वाली अलग है। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा कौन कौन से पुरस्कार? महर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि आप अच्छी तरह जानते हैं, संस्कृत में रामायण लिखी है ना महर्षि वाल्मीकि जी ने, मतलब इनसे जुड़ा हुआ है उसका नाम, तो संस्कृत तो अपने आप आएगा, वाल्मीकि के टाइम में थी ही संस्कृत। तो ये पुरस्कार प्रतिवर्ष हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत भाषा के विद्वान और साहित्यकारों को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि। तो वाल्मीकि है तो कॉमन सेंस लगाओ, रामायण के रचयिता, तो संस्कृत का पुरस्कार होगा। महर्षि वेद व्यास, वेद व्यास ने पुराण भी लिखी हैं, वेद व्यास ने आपके वेदों का भी संकलन किया, और वेद व्यास ने महाभारत भी लिखी। तो इन सब की भाषा संस्कृत ही तो है। इसका मतलब अवार्ड कौन देगा? संस्कृत वाले। यह पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत भाषा के विद्वान और साहित्यकारों को दिया जाता है, और इसकी राशि अब चेंज हुई होगी। 51 तो पहले थी, मैं एक बार फिर दोबारा देख के सारी करंट वाली वो लिखवा दूंगी, ठीक है। ये जिस दिन मैं पशुधन कराऊंगी ना, उस दिन मैं एक टेबल बनवा दूंगी, उसमें लिख लेना अपना। बस ये याद रखो कि वेद व्यास संस्कृत में काम करते थे और वाल्मीकि भी संस्कृत में, तो संस्कृत वाले। बाण भट्ट, बाण भट्ट आप अच्छी तरह जानते हैं, हर्ष जो उत्तर भारत का अंतिम प्रतापी राजा था, वर्धन साम्राज्य का,
और जिनके बाप दादाओं के बारे में पूरी किताब में लिखा है हर्षचरित में 8 चैप्टर्स में। 3 चैप्टर उसकी फैमिली के हैं और 5 चैप्टर उसके अपने हैं। वो हर्ष जिसकी राजधानी पहले थानेसर थी, लेकिन बाद में उसने राजधानी कन्नौज ट्रांसफर कर ली थी यूपी के शहर में। वो हर्षवर्धन जिसके टाइम में घूमने एक विदेशी चीनी यात्री आया था ह्वेनसांग। वो हर्षवर्धन जो दक्षिण भारत पे अपनी विजय पताका फहराने के लिए गया था, लेकिन नर्मदा नदी के तट पर उसको हार का मुंह देखना पड़ा था। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसको हरा दिया था। इसकी जानकारी हमें हर्ष ने नहीं दी, इसकी जानकारी हमें चालुक्य नरेश ने ऐहोल अभिलेख में लिखवा कर दी, वही हर्ष। उसके यहाँ पे कौन था? बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित लिखी है। हर्षचरित जो किताब है ना, उसका जो लैंग्वेज है संस्कृत है, तो इसलिए वही बाणभट्ट है, तो संस्कृत के लेखक थे। ये पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत भाषा के विद्वान और साहित्यकारों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत ये राशि फिर चेंज हो सकती है, हो गई हो, मैं बाद में करा दूंगी, ठीक है। तो समझ में आ गई है? कुछ नहीं है, अगर सुनोगे ना ध्यान से तो बहुत आसान है। हरियाणा गौरव किसको मिलेगा? जो बाहर रह के हमारा नाम ऊंचा कर रहे हैं। आजीवन किसको मिलेगा? जिसने पूरी लाइफ लिटरेचर को दी हो, 65 साल कम से कम उम्र हो, 7 लाख रुपए। सूर सम्मान सूरदास के नाम पर, सिही गांव फरीदाबाद में जन्मे हैं, पहले 1.5 लाख थी, अब 5 लाख रुपए मिलते हैं। आसान ही है, टफ नहीं है। 3 संस्कृत के बता देना, वेद व्यास के नाम पर होगा, वाल्मीकि के नाम पर होगा और बाणभट्ट के नाम पर, क्योंकि ये तीनों संस्कृत के ही बहुत बड़े राइटर्स और पोएट थे, ठीक है। अब आ गया हरियाणा, ये हो गया ना बाणभट्ट। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। अभी 2-3 दिन पहले एक क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग अलग हुए पंजाब से तो एक क्वेश्चन उठा कि भाई तुम अपनी लैंग्वेज क्या रखोगे, दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर हम हरियाणवी या हिंदी को पहली बना रहे हैं तो दूसरी क्या बनाएंगे? तो कहा कि भाई पंजाबी बना लें क्या? फिर हमारे लीडर्स ने कहा अगर पंजाबी बनाएंगे तो दुनिया हंसेगी, पूरा भारत हंसेगा कि वैसे तो ये पंजाब से अलग होने के लिए मरे जा रहे थे कि हम अलग होंगे, अलग होंगे, अलग होंगे, लोकसभा में दंगेबाजी और हर जगह, और अब इन्होंने अपनी लैंग्वेज पंजाबी बना ली। इसीलिए पंजाबी भाषा को हमें जानबूझ के दबा के रखना पड़ा। और ये पंजाबी भाषा उभरी कब है ज़्यादा? 2010 में, जब आपके हुड्डा जी ने इसको सेकेंडरी लैंग्वेज का दर्जा दिलवा दिया। उससे पहले तमिल आपकी द्वितीय भाषा थी। तो क्योंकि बहुत सारे पंजाब से आए हुए लोग पंजाबी बोलने वाले हमारे यहाँ भी तो रहते हैं, तो हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा तो आज भी पंजाबी भाषा बोलता है। सिख कम्युनिटी है सिरसा में, अगर आप जाएं तो 26% सिख्स हैं टोटल आबादी के, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए पंजाबी साहित्य पर भी काम हो रहा है, और पंजाबी साहित्य पे जो अवार्ड दिए जाएंगे वो बड़े लोग होंगे जिन्होंने पंजाबी साहित्य में, जैसे हाली थे, भाई किसके लिए काम किया? संस्कृत के लिए थोड़ी किया, उन्होंने किया उर्दू के लिए, तो उर्दू साहित्य अकादमी प्राइज देगी। अभी हमने देखा वाल्मीकि है या वेद व्यास हैं या अपने बाणभट्ट हैं, तो किस में लिखा इन्होंने? संस्कृत में, तो संस्कृत अकादमी देगी। जो हिंदी में लिखेगा तो हिंदी अकादमी देगी। तो उसी की बात कर रहे हैं। पंजाबी साहित्य अब कौन कौन से हैं देखें। पहला, हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कार, यानी हरियाणा में पंजाबी गौरव। ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि यहाँ भी डाइवर्सिटी है, सारे हरियाणा में एक जैसे लोग नहीं हैं। यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। बहुत सारे ईसाई वाले जो लोग हैं वो फरीदाबाद के आसपास है ना, तभी तो वहाँ YMCA चलता था पहले, जिसका अब नाम बदला है, जगदीश चंद्र बोस कर दिया। पहले यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन थी वहाँ फरीदाबाद में, क्रिश्चियन यानी ईसाई सबसे ज्यादा। हिंदू की तो खैर बेल्ट है ही है, लेकिन मुस्लिम पूछेंगे तो आपके पानीपत में और मेवात, जिसको आप नूह कहते हैं, और अगर ये पूछेंगे सिख तो आप कहेंगे मेन बेल्ट सिरसा के आसपास, ठीक है। तो देखें, पहला हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कार, इसके अंतर्गत हरियाणा सरकार 2.5 लाख की राशि प्रदान करती है, तो बड़ा अमाउंट है 2.5 लाख रुपए हरियाणा पंजाबी गौरव दोनों के लिए। भाई संतोख सिंह अवार्ड, अब इन्होंने क्योंकि पंजाबी के लिए काम किया है तो उनके नाम पे उनका अवार्ड है, भाई संतोख सिंह। इसमें हरियाणा सरकार 1.25 लाख की राशि देगी। ये राशियां मैं फिर करा दूंगी दोबारा एक बार, जो करंट में बिल्कुल होंगी वो वाली। संतोख सिंह अवार्ड, तो भाई संतोख सिंह समझ जाओ, पंजाबी भाषा लग रही है तो सिख कम्युनिटी देगी इसको। नेक्स्ट है संत तरण सिंह, तरण ही तरण बन जाएगा, तरण सिंह वहमी पुरस्कार। तो तरण सिंह वहमी आ जाए, संतोख सिंह आ जाए, दोनों अपना ये हैं पंजाबी वाले। इस पुरस्कार के अंतर्गत हरियाणा सरकार इसमें एक बड़ी राशि देती है। तो देखो, ये हैं तो पंजाब की लिटरेचर को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्योंकि पंजाब के लोग बहुत सारे हरियाणा का भी हिस्सा हैं, तो हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। ना हमने मुस्लिम अवार्ड के को रोकने की कोशिश की, ना पंजाबी साहित्य के अवार्ड को। तो उर्दू साहित्य भी चलता जा रहा है, पंजाबी साहित्य भी चलता जा रहा है, और हमारा ऐतिहासिक संस्कृत साहित्य भी चलता जा रहा है। अच्छी बात है, कोई किसी भी फील्ड से जुड़ा हो, समाज के लिए कहीं ना कहीं तो फायदा कर ही रहा है। तो ये आपका तरण सिंह, अगर तरण सिंह आ जाए, तरण सिंह वहमी, संतोख सिंह आ जाए और हरियाणा पंजाबी गौरव, तो ये पंजाबी जो अकादमी है वो देगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सैन्य शौर्य पुरस्कार। शौर्य आप जानते हैं ना, सैनिकों
के जब भी बात होगी सैनिकों की तो शौर्य की बात होगी। शौर्य का मतलब होता है इज्जत के साथ ताकत का प्रदर्शन करना, और बहुत अगर मरने की कंडीशन आए तो इज्जत के साथ मर भी जाना, लेकिन झुकना नहीं, दबना नहीं, पीछे नहीं हटना। तो हमारी सेना के साथ जब भी शब्द आए शौर्य, तो आप समझ लीजिए अदम्य साहस की बात कर रहे हैं। और यही कारण है कि मैंने कहा पूरे देश में जितने राज्य हैं उससे कम लोगों को आज तक परमवीर चक्र प्राप्त मिला है या प्राप्त हुआ है, उनमें से एक हमारे हरियाणा से। तो बहुत प्राउड की बात है ये। भारत सरकार द्वारा राज्य के सैन्य बलों और अधिकारियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला परमवीर। पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी, ये क्योंकि उससे ना आपको याद जल्दी होगा। एक बार थोड़ा सा बेसिक सा 2-4 बातें बता दूं मैं। अच्छा, इस पे लिखने के लिए बोर्ड नहीं है आज? अच्छा, उस तरफ है, ठीक है। देखो, हम प्राइजेस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर समझना आसान होता है अगर बेस थोड़ा पता हो। आपके देश में ना शौर्य की बात करें तो इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? मेनली सेना की, क्योंकि सिपाहियों में ही शौर्य ज्यादा होता है। इनमें सबसे बड़ा शौर्य सम्मान अगर आप कहते हैं तो देश में इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है, परमवीर चक्र, PVC ऐसे लिखते हैं, परमवीर चक्र प्राप्त करता। बहुत बहुत प्राउड की बात है, और बहुत सारे लोगों को तो मरणोपरांत ही मिल पाता है। कुछ लोग हैं जिनको जिंदाओं को मिला, जैसे ज्यादातर मरणोपरांत मिलता है। परमवीर चक्र जो बहुत ज्यादा साहस दिखाए उन लोगों को मिलता है। इसके बाद आता है महावीर चक्र, ये दूसरा बड़ा शौर्य सम्मान है, और तीसरे का नाम है वीर चक्र। तुम इसको भूल जाओगे, इसका एक ट्रिक है जो मैं क्लास में भी बताती हूँ। जैसे जैसे अक्षर घटते जाएंगे इनका रैंक घटता जाएगा। इसमें देखो 5 अक्षर हैं तो सबसे बड़ा है, इसमें सिर्फ 4 अक्षर हैं, मात्राओं को छोड़ दो तो छोटा है, और ये सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा परमवीर, फिर महावीर, फिर वीर। ठीक है, ये शौर्य पुरस्कार है, और इनके अकॉर्डिंग इनकी जैसे रैंक घटेगा तो धनराशि भी घटेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े ना हो रहे हो लेकिन शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ जाए। जैसे आपको याद है एक लड़की थी वो नीरजा भानोट, अगर आपको याद हो, एक प्लेन हाईजैक हुआ था, देखो मूवी भी आई थी उसके ऊपर, अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने उसमें अच्छा लीड रोल किया था। उस लड़की ने कितने सारे लोगों को अपनी जान दाव पे लगा के बचा लिया। हाईजैकिंग का वो किस्सा था ना पूरा, तो आप ये लगा लो उसने ऐसा साहस दिखाया जो हर कोई नहीं दिखा सकता। तो ऐसे लोग जो पब्लिक में से हैं या मान लीजिए सेना में भी हैं और शांति काल के दौरान वो कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे शौर्य दिखाई देता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी अवार्ड है। इनको हम कहते हैं शांतिकालीन शौर्य, यानी जब शांति काल है, कोई लड़ाई नहीं हुई लेकिन फिर भी उस कंडीशन में भी आपने अपना शौर्य का प्रदर्शन किया, तो शांतिकालीन शौर्य पुरस्कारों में सबसे पहले का नाम है अशोक चक्र। याद रखना बहुत आसान है, अशोक शांति प्रिय राजा था लेकिन बड़ा राजा था, तो पहला जो शांति के काल का सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार है वो अशोक चक्र है। इसके बाद आ जाता है वीर चक्र, कीर्ति चक्र, बहुत सारे आ जाते हैं, ये मेन याद रखना। तो शांतिकालीन पूछेंगे तो अशोक का नाम ले देना, और वैसे कहेंगे शौर्य में तो पहले परमवीर, फिर महावीर, फिर वीर। अब मान लीजिए कोई आदमी आपके राज्य से वीर चक्र लेकर आया, तो क्या आप उसको पैसे देंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार कहती है अगर कोई भी इनमें से कोई भी चक्र ले आया तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। एक आदमी को प्राइज देने से ना 1000 लोगों को लगता है कि यार हम भी ऐसे क्यों ना बने। जैसे ना प्राइज देने से फायदे होते हैं, हमेशा प्राइज देने से नुकसान नहीं होता। किसी भी बच्चे के मन में अगर आप कहते हैं कि तेरे इतने मार्क्स आए, मान लीजिए 4 साल का बच्चा, 5 साल का, आप कहते हैं बेटा अगर फुल मार्क्स आए चॉकलेट मिलेगी, तो अभी वो ट्रैक पे नहीं है पढ़ाई के पे, लेकिन चॉकलेट के चक्कर में वो कोशिश करेगा। ऐसे ही साहित्य है, लोग लिखना छोड़ दें अगर प्राइजेस ना मिले। ये जो लड़ते हैं ये पैसों के लिए नहीं लड़ते, लेकिन एक रिस्पेक्ट होती है कि अगर आपने अपने देश के लिए जान हथेली पर लेकर आपने चिंता ही नहीं की, ना परिवार की, ना माँ की, ना बाप की, ना पत्नी की, ना बच्चों की, तो ये प्राउड की बात है पूरे देश के लिए। और इसलिए उन लोगों को नवाजा जाता है बड़े बड़े पुरस्कारों से। उनकी देखा देखी बाकी जो नहीं ले पाए प्राइज, उनके मन में भी आता है कि यार हमें भी ये वाला प्राइज लेना है, तो बहुत बड़ी बात है ये। चलिए अब इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहला कौन सा है? परमवीर था ना पहला, ये देखो परमवीर चक्र। तो क्या कह रहे हैं, ये भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। हरियाणा के सोनीपत, हमारे सिर्फ एक सोनीपत के आदमी थे जो बाद में ब्रिगेडियर भी बन गए थे। सोनीपत जिले के सिसाना गांव में 1936 को जन्मे थे मेजर होशियार सिंह। बाद में ये मेजर रैंक बढ़ते बढ़ते ब्रिगेडियर बन गए थे। तो मेजर जिनका नाम है होशियार सिंह, कब? अंग्रेजों के टाइम पे जन्मे थे ये। होशियार सिंह बाद में ब्रिगेडियर भी बने, को अपनी बहादुरी और कुशल नेतृत्व के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 में
1972 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 71 की लड़ाई में इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था और बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों को जो गलत हमारे इंडिया की तरफ मंशा से बढ़ रहे थे, अकेले ने मार गिराया था। इसीलिए इनको मिला था, मतलब इनकी लीडरशिप में लोगों ने बहुत कुछ अच्छे काम किए 71 के युद्ध में, इसीलिए इनके टाइम पे इनको 1972, क्योंकि 71 की लड़ाई खत्म हुई थी, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र प्राप्त विजेता हैं। तो जिसको परमवीर मिला, पूरे देश में 21 लोग हैं, उनमें से एक तो आपके यहाँ से हैं। क्या नाम है? मेजर होशियार सिंह। जब रिटायर हुए तो ब्रिगेडियर होशियार सिंह थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किस सन में मिला? 1972। क्यों? क्योंकि 71 की लड़ाई में जीत के आए थे। नेक्स्ट है महावीर चक्र। परमवीर में 5 अक्षर 4 अक्षर, उससे छोटा है। ये पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा है लड़ाई झगड़े वाला? तो परमवीर। सैन्य पुरस्कार ये आम आदमी को नहीं मिलते। आम आदमी को अशोक चक्र मिल सकता है क्योंकि वो शांति काल में दिया जा सकता है। ये सिर्फ सेना को मिल सकते हैं क्योंकि ये लड़ाई, और जब हम लोग विदेशों में जाते हैं या विदेशी हमारी टेरिटरी में घुस जाते हैं, उस टाइम पे साहस दिखाने के लिए मिलते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। ये पुरस्कार युद्ध काल में, जब युद्ध चल रहा हो, कोई शौर्य दिखाए, वीरता दिखाए, अदम्य साहस, इसके लिए भारत सरकार देती है। यानी जब भी लड़ाई होती है कभी भी, चाहे वो 1947 की लड़ाई थी, वो 71 की लड़ाई थी, वो 62 की लड़ाई थी, वो 65 का युद्ध था, हमेशा जब जब अच्छे अच्छे काम किए लोगों ने अपने देश के लिए, वो मर गए, कोई 18 का, कोई 20 का, कोई 22 का, कोई 25 का, उन लोगों को मिलते हैं। ठीक है, ये पुरस्कार कौन देता है? भारत के राष्ट्रपति। महावीर तो हमारे यहाँ कईयों को मिल चुका, लेकिन परमवीर सिर्फ एक को मिला। देश में 21 तो मिले हैं। वीर चक्र ये भी कईयों को मिला है। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। आपके यहाँ रूपचंद थे सोनीपत जिले से, खरखौदा, 1948 में कौन सा युद्ध हुआ होगा? तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ। 47 के आज़ाद होते ही लड़ाई हुई थी ना हमारी और पाकिस्तान की, तो जिसने अच्छा काम किया उनको अवार्ड दिया। 48 में एक तो पहला नाम आया रूपचंद का, दूसरा सूबेदार शिवोचंद राम, हिसार के कुलेरी गांव से थे 1945 में, यानी अंग्रेजों के टाइम में, जब आप आज़ाद नहीं हुए, अंग्रेजी सेना में थे ये। और हवलदार लक्ष्मी चंद, भिवानी जिला धनानी गाँव, इनको मरणोपरांत मिला है 67 में। कौन सा युद्ध हुआ होगा? 65 के युद्ध के कारण मिला होगा। ठीक है, तो ये जब भी मिलेंगे लड़ाई के हेरफेर में मिलेंगे। और भारत सरकार द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका। तो सन आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई कई लोगों को वीर चक्र मिला है, कुछ लोगों को महावीर मिला है, और सिर्फ एक आदमी को परमवीर मिला है। ये कब दिए जाते हैं? ये सेना के सबसे बड़े सम्मान हैं, तो सैन्य शौर्य पुरस्कार हैं, ये अवार्ड पुरस्कार को ही कहते हैं। तो सबसे बड़ा परमवीर, फिर महावीर, फिर वीर। ठीक है, अब अवार्ड में शील्ड तो मिलती ही मिलती हैं, ताम्रपत्र वगैरह तो, शॉल मिलते हैं, लेकिन उससे बड़ी चीज़ होती है भाई कुछ असिस्टेंस मॉनिटरी भी होना चाहिए, ताकि आदमी का मन करे काम करने का। जैसे किसी भी चीज़ में अगर ये हो ना भाई इसके लिए धनराशि भी मिलेगी, धनराशि के लिए काम नहीं करते लोग, लेकिन अगर मिल जाए तो वो एक सेकेंडरी। अब जैसे आपके यहाँ से खिलाड़ी आते हैं पूरे देश में से, आपके यहाँ से भी जाते हैं, तो आपकी सरकार ने सबसे बड़ा अमाउंट घोषित कर रखा है कि अगर कोई हरियाणा से ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाता है तो हम उसको 6 करोड़ रुपए देंगे। 6 करोड़ के लिए कोई नहीं खेल रहा, खेल देश के लिए रहे हैं, देश की मिट्टी के लिए रहे हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो एक रिगार्ड होता है कि भाई इसने हरियाणा की मिट्टी के नाम को कहाँ तक पहुँचा दिया। तो इसलिए फिर हम खुश होके कि भाई ठीक है, जैसे खुशी में होता है ना भाई किसी को आप कोई गिफ्ट दे रहे हैं, इसलिए हमने धनराशि दे रखी है। बाकी ये नहीं कि धनराशि के लिए वो खेलने जाते हैं। ठीक है, तो युद्ध के समय जब युद्ध हो रहा होता है तो थोड़ी सोचते हैं कि मुझे लाख मिलेंगे, करोड़ मिलेंगे, कोई नहीं सोचता। उस टाइम सामने सिर्फ दुश्मन है, लेकिन क्योंकि अच्छा काम किया तो अवार्ड बड़े हैं। अगर आपके देश, आपके हरियाणा में कोई परमवीर चक्र लेके आता है, आज तक सिर्फ एक ही लेके आए हैं, इन केस आगे लेके आए तो आप 2 करोड़ रुपए देंगे। देश जो दे। आप हरियाणा वाले, अगर आपके हरियाणा राज्य का एक भी आदमी परमवीर चक्र ले आता है, अब तो 21 के बाद तो किसी को मिला ही नहीं लंबे टाइम से, लेकिन अगर मान लीजिए कल को लड़ाई छिड़ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, परमवीर किसी को मिले और वो आपके हरियाणा का हो, तो आपके हरियाणा की सरकार उसको 2 करोड़ रुपए देगी। ये 2 करोड़ रुपए उसका मान सम्मान है, उसका आदर है कि आपने हमारी मिट्टी में जन्म लेके हमारे ऊपर भी एहसान किया कि आपने देश का नाम बड़ा किया। तो 2 करोड़ रुपए। ठीक है, अब उसके नीचे कौन सा था? महावीर चक्र। तो ये मान के चलो कि परमवीर में बहुत ज्यादा साहस की जरूरत होती है, महावीर भी साहसी को मिलता है, लेकिन सेकंड नंबर का, तो राशि घटा दी, 1 करोड़ कर दी। वीर चक्र उससे नीचे है, 50 लाख मिलेंगे। इसके अलावा कोई सेना, नौसेना, वायुसेना यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कोई बड़े मेडल मिलते हो तो 21 लाख आपके लोगों को मिले, वो भी भारत सरकार नहीं, हरियाणा सरकार देगी, 21 लाख। और मेंशन इन डिस्पैच, शौर्य के लिए कोई अवार्ड होता होगा, 10 लाख रुपए। फिर शांति के समय शौर्य पुरस्कार में सबसे बड़ा शांति के समय कौन था? अशोक,
यही तो था ना, अशोक चक्र। अगर ये मिलता है तो 1 करोड़। अब आप देखो, अगर लड़ाई के टाइम पे सबसे बड़ा मिलता है तो 2 करोड़। कौन सा था? परमवीर। महावीर है तो 1 करोड़, और वीर है तो 50 लाख। ऐसी पढ़ा ना हमने, 2, 1, 50, ऐसी तो था। देखो, ये देखो, 2, 1 और 50, ये है लड़ाई के दौर वाले। और अगर बिना लड़ाई के शांति के टाइम हो तो उस 2 की जगह 1 मिलेगा, यानी अंतर है। वो था अदम्य साहस, ये है 1 करोड़। फिर कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, अब पैसे घटते जाएंगे, इनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, एक आइडिया ले लेना बस कि सबसे ज्यादा अशोक में मिलते होंगे शांति काल में 1 करोड़, फिर कीर्ति में 51, फिर शौर्य में 31, फिर धीरे धीरे घटते जाएंगे ये, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं महिलाओं के लिए स्थापित नवीनतम। तो हमने क्या देखा? लिटरेचर के अवार्ड देखे, उर्दू साहित्य के देखे, संस्कृत साहित्य के देखे, पंजाबी साहित्य के देखे, ये देख लिए ना हमने। और जीवन भर कोई काम किया तो देखा, हरियाणा गौरव सम्मान देखा, सूर सम्मान देखा। फिर हमने सैनिकों के परमवीर, महावीर, वीर, और उसके साथ साथ अशोक और कीर्ति चक्र और इस तरह के सारे चक्र पढ़ लिए। अब हम आ गए महिलाओं के लिए स्थापित नवीनतम पुरस्कार 2010, यानी हुड्डा जी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। 3 बड़े प्राइज शुरू हुए। महिलाओं को भी तो मोटिवेट करें, आदमियों को सारे प्राइज मिलते जा रहे हैं, महिलाओं को स्पेशल कोई प्राइज दो ताकि वो काम करने के लिए उत्सुक हो, वो कोशिश करें कि हम किसी फील्ड में अच्छा करें। जैसे प्राइज एक को मिलता है ना, इंस्पिरेशन लाखों को मिल जाती है। आज सेंटर में एक लड़का आया था, जो सेंटर वाले हैं वो जुड़े भी होंगे, पता भी होगा, फेसबुक पे लाइव भी किया था वो। 20 साल की उसकी उम्र थी और 40,000 की सैलरी का वो अधिकारी बन गया। वो कह रहा था अभी मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, अभी तो कटवट के 11,000 मिलते हैं, लेकिन अब ट्रेनिंग बस पूरी होने वाली है और फिर 40,000 मिलेंगे महीने के। आप ये लगाओ, 20 साल के बच्चे के लिए 40,000 रुपये, बड़ी अच्छी बात मुझे उसकी लगी, बहुत ही बढ़िया। जैसे मैंने खुद सोचा कि कितना अच्छा बोला इस बच्चे ने लाइन। उससे परिमल सर ने पूछा कि नौकरी लगने से पहले और नौकरी लगने के बाद क्या अंतर आया, तो उसने जो परफेक्ट आंसर दिया, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, उसने कहा कि नौकरी लगने से पहले पैसे सोच के खर्च करने पड़ते थे और नौकरी लगने के बाद पैसे मैनेज कैसे करूं ये सोचना पड़ता है। कितनी बड़ी बात है, गागर में सागर भर दिया उस बच्चे ने। और सच में मतलब मैंने सुन के मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगा कि 2 लाइंस में इसने कितना बड़ा मोटिवेशन दे दिया और उसको खुद उसके मन में ये बात आई। और ये सच भी है, जब आप नहीं कमा रहे होते हैं तो आप मम्मी से अगर 1,000 रुपये भी ले रहे हैं, पिताजी से 1,000-2,000 ले रहे हैं, तो आपको वो खर्च करते टाइम एकदम मन पे पत्थर रखना पड़ता है, क्योंकि वो तो रोज रोज घटेंगे। लेकिन जब आप सैलरी पे आते हैं, 40,000 आप महीने के कमाने लगते हैं, तो आप ये लगा लो 1 साल में आप लगभग 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब आप टैक्स के दायरे में आएंगे, अब आपको अपने पैसे मैनेज करने हैं कि मैं कैसे टैक्स में छूट पा सकता हूँ, मैं क्या कुछ करूँ कि मुझे टैक्स से छुटकारा मिलके और मैं इस चीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दूँ। कितना बड़ा अंतर है ना, और इस अंतर को ओवरकम करने में ही खुशी है। यानी एक वो इंसान जो कुछ नहीं कमाता, जो 1-2 हज़ार किसी से मिले उसको सोच सोच के खर्च करता है कि रोज घटेंगे घटेंगे घटेंगे, और एक वो 20 साल का लड़का जो पैसे में कैसे मैनेज करूं ये सोचता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, तो महिलाओं के लिए भी आया कि भैया मोटिवेशन। अब उस एक लड़के ने आज जब बातचीत की तो पता नहीं कितने सारे लोग मोटिवेशन फील किया होगा। ऐसे ही महिलाओं को भी मोटिवेशन चाहिए, तो इनके नाम के 3 बड़े प्राइज 2010 में बना दिए, बड़ी बड़ी महिलाओं के नाम पर। देखें जरा, हरियाणा सरकार ने 8 मार्च क्यों चुना महिला दिवस? 2010 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 3 राज्य स्तर के पुरस्कारों की घोषणा की। 3 पुरस्कार 2010 में घोषणा। पहला, इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार। 2010 में हुड्डा जी की सरकार है, कांग्रेस के आदमी है, तो जो प्राइज चलाएंगे वो महिलाओं के नाम पे, इंदिरा के नाम पे चलाएंगे। तो इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार, तो कहीं ना कहीं इसमें इंदिरा का जिक्र आ गया। इसकी स्थापना 2010 में की गई। उन महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए और महिलाओं और बच्चों के पुनर्वास के लिए उत्कृष्ट बेस्ट काम किया। यानी किसी भी औरत ने अगर सोशल सर्विस की हो किसी भी फॉर्म में, औरतों और बच्चों के लिए उन्होंने योगदान दिया हो उनके जीवन को बेहतर बनाने में, किसी एनजीओ के माध्यम से या किसी भी तरह से, तो वो इसकी अधिकारी है। इंदिरा गांधी नाम से महिला, तो औरतों के लिए शक्ति पुरस्कार। तो ये किसके लिए है? जो सोशल सर्विस में है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत हरियाणा सरकार के द्वारा 1.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो सोशल सर्विस की तरफ महिलाएं अपने आप चलेंगी कि भाई प्राइज भी मिल सकता है अगर मैं अच्छे काम करूं, तो मोटिवेशन है। नेक्स्ट है कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार। कल्पना चावला को मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था। ये करनाल से हैं, भारत की पहली महिला है जिन्हें नासा में जाने का मौका मिला। महज 33 साल की छोटी सी उम्र में ये नासा के लिए सेलेक्ट हुई 1994 में, और 97 में इनको
धरती से बाहर जाकर रिसर्च करने का मौका मिला 1997 में। STS 87 इनके अभियान दल का नाम था, और फिर कुछ सालों बाद इनको फिर मौका मिला, लेकिन वो साल अनलकी रहा। और 1 फरवरी 2003 को इनका जिसमें ये स्पेसशिप में बाहर गए थे, वो धरती पे आने से ठीक 16 मिनट पहले उसमें आग लग गई और बहुत बड़े धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो गया, चाहे वो 7 क्रू मेंबर्स हों या उनके साथ लाई हुई इंफॉर्मेशन। STS 107 इनके मिशन का नाम था, ठीक है, तो उनके नाम पर है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर 2010 में कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार की स्थापना की गई। तो इंदिरा गांधी का भी इसी साल है और कल्पना चावला का भी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो इंदिरा के नाम से चलाया। ये पुरस्कार उन महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में जोखिम उठाकर अनुकरणीय साहस का परिचय दिया। यानी औरतों ने कोई बहुत साहसी काम, देखो अभी इंदिरा गांधी वाला साहसी को नहीं था, ये था सोशल सर्विस वाली महिलाओं को ये मिलता है जिसने कोई ऐसा काम किया कि जिसको लोग अनुकरण करें। अनुकरण मतलब इमिटेशन, वैसा बनने की कोशिश करें। तो क्या कह रहे हैं, अपने जीवन में जोखिम उठाकर अनुकरणीय साहस की भाई उस जैसा बनना चाहिए का परिचय दिया है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई जो थी ना, वो अनुकरणीय साहस दिखा गई कि इतनी औरतें इतनी अगर सॉफ्ट कोमल हो सकती हैं तो इतनी सख्त और इतनी ज़्यादा स्ट्रांग भी हो सकती हैं कि वो अपने पति के मरने के बाद पूरे साम्राज्य की स्वामी बन गई, और कैसे अपने उस गोद लिए बच्चे को, 2 साल के बच्चे को कमर पे बांध के और राजमहल की दीवार से सीधे घोड़ा नीचे कूदा दिया। तो ये सब दिखाता है कि औरतें बहुत कुछ भी कर सकती हैं। तो ये उन्हीं के लिए है, जोखिम उठाकर अनुकरणीय साहस का। 51,000। अब देखो ये वाला जो था इसमें राशि ज़्यादा थी, नाम भी तो बड़ा था ना। और ये जो नाम है, अब ये हमारे लिए बड़ा है क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन बाकी इंडिया में आप देखें तो कल्पना चावला को वो वैल्यू नहीं मिलेगी ना जो इंदिरा गांधी को मिलेगी। मन से आप बेशक इज्जत ज़्यादा करें क्योंकि इनका काम सच में बहुत बड़ा था, लेकिन एक होता ना भाई लिस्ट बनेगी तो इनका नाम नहीं आएगा, उसमें तो पहला नाम राष्ट्रपति का आएगा और फिर प्रधानमंत्रियों के आएंगे, फिर पूर्व प्रधानमंत्रियों के, पूर्व राष्ट्रपतियों के, ठीक है। चलिए, शन्नो देवी, ये महिला भी बहुत बड़ा नाम है और ये भारत की पहली महिला है जो किसी भी राज्य की विधानसभा की अध्यक्षा बनी है। ये पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी और वहाँ से एक्सपीरियंस लेके हरियाणा की अध्यक्षा बनी कुछ महीने ही। 1966 में हम बने थे, 67 के मार्च में नया बन गया, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने तो रही, उतना ही बहुत। तो शन्नो देवी पंचायती राज, अब समझ जाओ ये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मिलता होगा। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्षा बहन शन्नो देवी के नाम पर इसकी स्थापना भी 2010। तो इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, शन्नो देवी, तीनों महिलाओं के नाम पर। यह पुरस्कार उन महिला पंचायत मुखियाओं को, पहला पुरस्कार था सोशल सर्विस करने वाली महिलाओं को, इंदिरा गांधी, दूसरा था जो अनुकरणीय साहस दिखाएं, कल्पना चावला, और तीसरा है जो पंचायत से जुड़ी हों। तो महिला पंचायत मुखियाओं को दिया जाएगा जिन्होंने महिला सशक्तिकरण यानी औरतों को एम्पावर करना, महिला साक्षरता, स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के सार्वभौमिक कार्यों के लिए असाधारण कार्य किए हों। यानी पंचायत में कोई महिलाएं अगर बहुत अच्छे डिसीजंस लें औरतों की स्थिति को सुधारने के लिए, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, उनके प्रति नजरिए को लेकर, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, तो फिर उनको दिया जाएगा। तो शन्नो देवी ये पंचायती स्तर पे महिलाओं को मिलेगा। कल्पना चावला वाला अनुकरणीय साहस कोई महिला दिखाए, और अगर कोई एनजीओ के थ्रू काम करे समाज की भलाई के लिए तो इंदिरा गांधी महिला शक्ति, ठीक है। फिर इसमें हरियाणा सरकार 1 लाख रुपए की धनराशि। तो ये अलग अलग फील्ड हैं, 3 औरतों के, ऐसा नहीं कि कोई किसी में पकड़ा दो। इंदिरा गांधी वाला किसके लिए मिलेगा? सोशल सर्विस के लिए। कल्पना चावला अनुकरणीय साहस के लिए, और तीसरा शन्नो देवी वुमेन एम्पावरमेंट गांव के स्तर पर, ठीक है। अब आ गए अन्य पुरस्कार। तो हमने अलग अलग कैटेगरी पढ़ ली। एक हमने पढ़ा बड़े बड़े पुरस्कार, फिर हमने पढ़ा संस्कृत के पुरस्कार, फिर हमने पढ़ा उर्दू के पुरस्कार, फिर हमने पढ़ा पंजाबी के पुरस्कार, फिर हमने पढ़े सैन्य पुरस्कार, फिर हमने पढ़े महिलाओं के लिए जो पुरस्कार है। अब हम पढ़ रहे हैं बाकी, मतलब मिली जुली खिचड़ी टाइप, जिसमें किसी कोई पुरस्कार मिलेगा जो अच्छा काम करे। पहला है राज्य शिक्षक पुरस्कार। आप सब जानते हो शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को मनाते हैं, एस राधा कृष्णन की याद में मनाते हैं। उनके नाम का भी अवार्ड है आपके यहाँ पर, राधा कृष्णन की याद में मनाते हैं टीचर्स डे। तो जो बेस्ट टीचर्स है ना आपके राज्य में, उनको अवार्ड मिलता है। मैं खुद टीचिंग में रही हूँ और मैं आपको स्पष्ट बताती हूँ, कभी भी बेस्ट टीचर की खोज की ही नहीं जाती। ये 99.9% चांस है
100% से बहुत कम मान लो 100% ही, कि उन लोगों को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिल जाता है जो कभी क्लास में बेशक ना गए हों, लेकिन जिनके लिंक्स बहुत ऊंचे हों, जो स्कूल इंस्पेक्टर्स के साथ उठते बैठते हैं, जो डीईओ और एईओ और एजुकेशन ऑफिसर के साथ जिनकी अच्छी सांठ-गांठ है, उनके नाम हमेशा जाते हैं। एवरेज टीचर का नाम कभी नहीं जाता, क्योंकि पता नहीं कितने स्कूलों में, कितने कमरों में, कितने टीचर्स मेहनत कर रहे हैं भारत के भविष्य के लिए, लेकिन वो कभी किसी के चापलूसी नहीं करेंगे, वो कभी कहीं जाके किसी अधिकारी के सामने खड़े नहीं होंगे, वो अधिकारियों के छोटे मोटे काम नहीं निपटाएंगे, इसलिए उनका नाम कभी कोई लेगा ही नहीं। ये तो 0.0001% चांस है कि कोई इक्का दुक्का सामने आ जाए। जैसे हरियाणा से आए थे, महेंद्रगढ़ में एक टीचर थे जिन्होंने सच में काबिले तारीफ काम किया, और मोदी जी मेरे ख्याल 2019 के इलेक्शन के हेरफेर की बात है, वो जानबूझ के लाइमलाइट में आने के लिए भी हो सकता है, उनका नाम जो है, उनके नाम उन्होंने एक नोट लिखा था ट्विटर पर, तो ये फेमस हो गए थे। मैंने खुद भी उनको सर्च किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत काम कर रहे हैं वो। मेवात के जिस स्कूल में टीचर थे, वहाँ स्टार्टिंग में सिर्फ 30-40 बच्चे थे, आते ही नहीं थे बच्चे, वहाँ एडमिशन लेके आते नहीं थे। उन्होंने घर घर जाके पेरेंट्स को इसके लिए राज़ी किया कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ, और फाइनली उनके रहते रहते स्कूल में पता नहीं 400 या 600 बच्चों का एडमिशन हो गया, तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने रिजल्ट दिया, लेकिन ऐसा चांस सिर्फ 1% भी नहीं है, 0.00, 99.9% टीचिंग में अवार्ड उनको मिलते हैं जिनकी सांठ-गांठ, क्योंकि स्कूल इंस्पेक्टर्स नाम भेजते हैं आगे। फिर भी चलो हम मानते हैं ठीक है, अच्छों को मिलेगा ये पुरस्कार। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हरियाणा सरकार द्वारा 2 कैटेगरीज में, एक प्राथमिक अध्यापक प्राइमरी और एक माध्यमिक अध्यापक जो मिडिल वाले होते हैं, यानी 1ली से 5वीं और 8वीं टाइप तक की क्लास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अवार्ड मिलने के अधिकारी होते हैं ना, मेरा पर्सनल व्यू है, वो प्राइमरी लेवल पे टीचर्स को बड़े अवार्ड देने चाहिए, बहुत बड़े अवार्ड। बड़े लेवल पे उतने ना दें बेशक, कारण एक बच्चे को आप पढ़ाई से प्यार करना सिखा सकते हैं प्राइमरी लेवल पर। एक बच्चे ने अगर पढ़ाई को कभी पसंद ही नहीं किया प्राइमरी पर, तो गारंटीड वो 10वीं 12वीं बीए ग्रेजुएशन में भी शायद ना पसंद करे, वो तो कोई इक्का दुक्का होगा कि जो बाद में ट्रैक पे आएगा। लेकिन अगर एक बच्चे को प्राइमरी में पढ़ाई से प्यार हो कि यार मुझे पढ़ना है, नहीं मम्मा मुझे स्कूल जाना है, मुझे काम करना है, इस तरह का व्यवहार वो तब करेगा जब टीचर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देंगे। और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने में दम लगाना पड़ता है। किसी भी काम को बेहतर करने के लिए ना आपको अपनी जान लगानी पड़ती है। फॉर्मेलिटी से किए गए काम कभी भी बढ़िया नहीं होते, बहुत अच्छे नहीं होते। प्राइमरी पे टीचर्स को अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो वो प्राइमरी की नींव को तैयार नहीं करेंगे, और अगर नींव तैयार नहीं होगी, मजबूत ताकतवर नहीं होगी, तो कभी भी कितनी ही ताकतवर बिल्डिंग आप ऊपर खड़ी कर लेना, भूकंप के एक झटके में वो बिल्डिंग गिर जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। हमारे देश की ये विडंबना है कि यहाँ प्राइमरी सेक्टर पे कोई काम नहीं करता। यहाँ काम करने के लिए ऊंचे लेवल तक पहुँचना ज़रूरी है, और प्राइमरी जब इतना कमज़ोर है तो फिर बड़े स्कूल के टीचर्स क्या कर लेंगे। यही तो कारण है कि हमारा रिजल्ट खराब रहता है। प्राइमरी को इतना अट्रैक्टिव बना दे एक टीचर, वो टीचर कब बनाएगा, जब उसको सैलरी अच्छी मिलेगी और उसको प्राइजेस दिए जाएं कि जो काम करेगा उनका कहीं ना कहीं नाम आगे बढ़े। ना तो यानी कितने टीचर्स काम कर रहे हैं जिनका नाम भी कोई नहीं जानता। चलिए देखें, उद्योग पुरस्कार तो टीचर्स के लिए समझ में आ गया। उद्योग पुरस्कार, हरियाणा में उद्योग धंधों में भी लोगों को, श्रमिकों को, एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे भारत रत्न था ना, ऐसे उद्योग रत्न टाइप के पुरस्कार हैं। ये पुरस्कार हर वर्ष हरियाणा सरकार द्वारा औद्योगिक श्रमिकों की सेवाओं को उचित सम्मान देने के लिए, कि भाई जो श्रमिक लगे हैं इनको भी अपनी रिस्पेक्ट फील हो, कर्मठ और कुशल श्रमिक जो बहुत अच्छे हैं अपने काम के प्रति, राज्य श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा। अब श्रमिकों को कौन देगा? श्रमिकों को टीचिंग वाले थोड़ी देंगे, ना श्रमिकों को सैनिक वाले देंगे, ना उर्दू अकादमी, तो कौन देगा इनको? राज्य श्रम कल्याण बोर्ड, यानी राज्य का श्रम कल्याण बोर्ड, ये देगा श्रमिकों को पुरस्कार। जननायक देवीलाल पुरस्कार, आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, आपके देश में जननायक देवीलाल यानी ताऊ देवीलाल, जिनके नाम जो है बहुत रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, क्योंकि देवीलाल जी आपके देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, किंग मेकर भी रहे हैं 1989 से 1991 के बीच, जब 2 पीएम आए थे, एक वीपी सिंह और एक चंद्रशेखर। तो इनके नाम का पुरस्कार किसानों के क्षेत्र में, यानी खेती के क्षेत्र में दिया जाता है। जिला स्तर पर जो बेस्ट प्रोडक्शन करता है, एक जैसे भाई इतने किले में इतना निकाल लिया गेहूं, तो उसको मिलेगा जो बेस्ट होगा, और फिर राज्य के स्तर पर जो 1 नंबर 1 होगा उसको 1 लाख रुपए, और जो जिले में होगा उसको 25,000 रुपए। ये पुरस्कार कृषि क्षेत्र में राज्य और जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य, तो खेती में बेस्ट काम करने वाले किसानों को दिया जाता है। तो ये तरह तरह के हैं भाई, किसानों के भी हैं, उद्योगों के भी हैं, और टीचर्स के भी हैं, ये अलग अलग फील्ड के। ठीक है, अब आ गए खेल पुरस्कार। ये एक्चुअली फाइल जो है ना, इसमें पढ़ने का टॉपिक कम है, और बस ये कंप्लीशन पे ही है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको
एक बार बता दूंगी तो समझ में आ जाएंगे। ये पढ़ लिया ना हमने, देवी लाल, ये आ गया खेल पुरस्कार। आप सब जानते हैं कि हरियाणा का खेलों में बहुत बड़ा योगदान है, और पूरे वर्ल्ड में जब भी कभी बड़े बड़े प्रतियोगिताएं होती हैं, वर्ल्ड के 3 बड़े स्पोर्ट्स अगर मैं बात करूं तो OAC, ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ। ओलंपिक गेम्स जो हैं वो टफेस्ट कंपटीशन मान लो, और देश का जो सबसे, देश क्या पूरे वर्ल्ड के जो बेस्ट लोग होते हैं वो निकल के आते हैं। ये आपके 3 OAC, ओ का मतलब है ओलंपिक, ए का मतलब है एशियन गेम्स, और सी मतलब है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ आप जानते होंगे ना, जो पहले कभी किसके अधीन थे, महारानी ब्रिटेन के गुलाम थे। इनको CWG, कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं, ठीक है। ओलंपिक कभी आपके यहाँ नहीं हुए और ना ही होने की उम्मीद, क्योंकि उतनी सुविधाएं आपके पास हैं ही नहीं। एशियन 2 बार हुए हैं, बाप बेटी प्रधानमंत्री थे, यानी नेहरू के टाइम में 1951 में पहली बार फर्स्ट ओलंपिक ये एशियन, और 9वें एशियन 1982 में नई दिल्ली में दोबारा से इंदिरा गांधी के टाइम। कॉमनवेल्थ सिर्फ एक बार हुए हैं 2010 में, और याद करो दंगल मूवी में तुमने देखा था कॉमनवेल्थ दिल्ली में हुए थे। तो कॉमनवेल्थ एक बार 2010 में हुए हैं, एशियन 2 बार 1951 में पहला एशियाई खेल था, और 1982 में 9वां एशियाई खेल, ये भी 4 साल में एक बार, ये भी 4 साल में, ये भी 4 साल में। ओलंपिक पिछले साल होने थे, आप लोग जानते हैं 2020 में, लेकिन इस पेंडेमिक के चलते जापान के टोक्यो शहर में तैयारी थी, अगस्त तक था कि होंगे होंगे होंगे, लेकिन जब ये पेंडेमिक बढ़ता गया तो पहली बार, मतलब लंबे टाइम बाद, वैसे तो पहले भी नहीं हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये ओलंपिक टाल दिए गए एक लंबे दौर के बाद। पहले भी टलते थे, लेकिन अब एक लंबे दौर के बाद टले हैं, क्योंकि पेंडेमिक इतना फैल गया कि खिलाड़ियों को इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं हुआ। तो ओलंपिक आपके यहाँ कभी नहीं हुए। एशियन 1951 नेहरू, और 1982 इंदिरा गांधी, पहले और 9वें, और कॉमनवेल्थ 2010 कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह की, ठीक है। अब आप हरियाणा के लोगों को चाहते हैं कि हरियाणा के लोग उठा के लाएं, कॉमनवेल्थ में भी और एशियन में भी और ओलंपिक में भी। तो आपने क्या किया, आपकी सरकार ने कह दिया हम प्राइज़ देंगे भाई, बड़े प्राइज़ देंगे, बाकी देश कुछ दे ना दे, हम देंगे बड़े प्राइज़, जो हरियाणा के लोग हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, यही तो होते हैं ना। तो इसमें गोल्ड को ओलंपिक में अगर कोई जीत के लाता है तो 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। 6 करोड़, अगर एक गेम्स में वो ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल जीत जाए, 6 करोड़ रुपए। अगर वो एशियन में गोल्ड जीतता है तो उसको मिलेंगे 3 करोड़ रुपए, क्योंकि एशियन सिर्फ एशियाई देश खेलते हैं। तो ओलंपिक तो सारी दुनिया खेलती है, तो उसमें आप लगाओ अमेरिका के भी लोग आते होंगे, और ये रशिया के, चाइना के, कोरिया के, सिंगापुर के, और आपके कनाडा के, ब्राज़ील के, और फिर यूरोपियन सारे देश आते होंगे, अफ्रीकन देश भी आते होंगे। तो पूरा टफ कंपटीशन है, वर्ल्ड के बेस्ट लोग ही जीत सकते हैं, बेस्ट 3 ही हो सकते हैं, एक को गोल्ड मिल जाएगा, एक को सिल्वर, एक को ब्रॉन्ज। तो अगर आप वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर में से नंबर 1 पे आते हैं तो फिर आप इस चीज़ के अधिकारी हैं कि आपको 6 करोड़ रुपए दिए जाएं। तो 6 करोड़ धनराशि। उसके मुकाबले एशियन तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ एशियाई देश आएंगे, अमेरिका नहीं आएगा, ना कनाडा आएगा, ना इंग्लैंड आएगा, ना फ्रांस, जर्मनी, ये सब नहीं आएंगे, ना अफ्रीका से कोई आएगा, ना ब्राज़ील आएगा, ना ही ऑस्ट्रेलिया। तो सिर्फ आपका एशिया ही तो खेलेगा। तो इसमें 48 से 50 देश आने हैं टोटल मिला के, एक आधा एब्सेंट भी हो जाता है। उनमें नंबर 1 आना आसान है कंपैरेटिवली, वहाँ तो नामुमकिन बराबर है। इसको भी आसान मत समझो, आसान में तुम्हें कंपैरिजन में बता रही हूँ, कोई हंसी खेल नहीं है एशियन में जीतना। दिन रात एक करते हैं तब एशियन में जाने की औकात बनती है, और वहाँ गोल्ड लाना मतलब टफ है। कॉमनवेल्थ उन दोनों के मुकाबले आधा कमज़ोर, क्योंकि इसमें सिर्फ वो देश आते हैं खेलने, उन देशों के खिलाड़ी जो कभी गुलाम रहे हैं, और गुलाम देशों की हालत जैसी हमारी है ना, ऐसी सबकी होगी। तो इसलिए इसमें गोल्ड लाना कंपैरेटिवली आसान है मुश्किल, तुम्हारे मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन बाकियों का मुकाबला देखें, ओलंपिक जीतना नामुमकिन बराबर मानो तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। एशियन में भी काफ़ी मेहनत करनी है, उनके मुकाबले आधी मेहनत करनी है। कॉमनवेल्थ में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे धनराशि और घटा दी 1.5 करोड़, क्योंकि देखो जितना आप ऊपर जाएंगे तो मेहनत भी तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब यहाँ सिल्वर अगर मिलता है तो 4 करोड़ मिल जाते हैं, और ब्रॉन्ज है तो 2.5 करोड़ मिल जाते हैं। इसमें 3 करोड़ थे ना, 1.5 करोड़ मिल जाएगा सिल्वर में, और 75 लाख की ये पहली रकम आई है, 75 लाख। और कॉमनवेल्थ है तो 1.5 से 75 लाख दूसरी रकम आ गई, और अगर इसमें नीचे है तो 50 लाख। यानी देखो कितने करोड़ और कितने लाख है, पेपर में कोई एक आ जाएगा, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। बहुत आसान है याद रखना, कोई मुश्किल नहीं है। OAC याद कर लो, फिर जो पहली लाइन है इसको आधा कर दो, 6 का आधा 3 है, 3 का आधा 1.5 है, हो गया आसानी से। OAC 6, 3, 1.5,
पहली लाइन में अब आधे आधे कर दिया ना, तो अब आधे मत करो पहली में, 6 4 ढाई, 6 4 ढाई। दूसरी में आधा कर दो, फिर उसका भी आधा कर दो, तो 3 से आधा 1.5 और 1.5 का आधा 75। यहाँ 1.5 का आधा करके फिर इसका आधा अगर हम करें तो निकलेगा 37.5 ना। ऐसी राशि कौन देता है 37.5 लाख? तो कहा यार ये ठीक नहीं लग रही, थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखते हैं, 50 लाख कर देते हैं। 37.5 का क्या तुक बनता है, तो 50 कर दिया, ठीक है। तो पहले OAC 6 3 1.5, 6 की लाइन को आधा नहीं करना, 6 4 ढाई, 3 की लाइन को आधा कर दो, 3 1.5 75, फिर नीचे 1.5 है, 1.5 75, 37.5 अजीब सा था तो हमने 50 लाख देख लिया। यानी लाख में कितने हो गए, 3 तो हो गए लाख वाले। कौन कौन से? कॉमनवेल्थ के 2 लाख वाले हैं और एशियन का 1 लाख वाला, बाकी सब करोड़ में है, ठीक है। तो बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा बार ये पेपरों में आता है, कुछ नहीं है इसमें, दिमाग में रखना है। OAC 6 3 1.5, 6 4 ढाई, सब करोड़ में है, 3 1.5, अब लाख शुरू हो गए, 75, आधा 75 और आधा ना करके कितने पे छोड़ दिया, 50 पे। ये 3 है लाख के, वो सब है करोड़ के। तो 6 4 ढाई लंबी लाइन में, 6 3 1.5, 3 से आधा आधा कर दो, 3 1.5 75, 1.5 75, आधा मत करना, 50 कर देना, ठीक है। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े कंपटीशन जीत के आने वालों को हम देते हैं हरियाणा की तरफ से, कि अगर हमारे यहाँ से कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो उसको पैसे, एक आदर, एक मान सत्कार मान लीजिए, ये एक तरीके से उसको मोटिवेट करना, ठीक है। अब ये तो थे बहुत बड़े पुरस्कार। आपके अपने हरियाणा के लेवल पे भी तो पुरस्कार है, भीम पुरस्कार, ये तो थे भैया बहुत बड़े बड़े जीत के आए। भीम पुरस्कार में एक साल में कम से कम 5 खिलाड़ियों को, जैसे पीछे 40 प्लस को मिला था, कम से कम 5 को दिया जाता है और इसकी धनराशि 5 लाख रुपए थी। अब हो सकता है 2020 में कुछ बढ़ाई भी हो, मैं इसको राशियों को एक साथ एक टेबल बना के आपको बता दूंगी। ये हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, इससे बड़ा हरियाणा में कोई पुरस्कार नहीं है। और भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आप सब जानते हैं 1991 में राजीव गांधी का मर्डर हुआ था और उनकी सरकार आ गई थी। राजीव गांधी नहीं थे जिंदा, लेकिन सरकार आई थी और उस सरकार ने 1992 में इनकी यादगार बनी रहे इसलिए सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का अवार्ड चलाया था, नाम दिया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें पहले 5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए इस तरह पहले 7.5 मिलते थे, अब वो बढ़ा के 25 लाख कर दिए। इसी साल तो किया है ये, तो सबसे बड़ा इंडिया का। हम अपने की बात करें तो हमारा भीम अवार्ड है। ये पुरस्कार एक साथ कम से कम 5 खिलाड़ियों को, ये जो है ना भीम, ये कम से कम 5, एक को नहीं मिलता ये। इस पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब ये अगर बढ़ा होगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। नई खेल नीति 2015 के अनुसार नया खेल डिफलायम्पिक्स, डिफलायम्पिक्स क्या है, DEAF, डेफ होता है बहरे, गूंगे बहरे लोग भी, तो आपने देखा कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ से गूंगे बहरे लोग भी बड़े बड़े कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं। अभी पीछे एक वो मिस क्या बनी थी, वो डेफ के कॉम्पिटिशन में मेरे ख्याल वो नंबर 1 पे आई थी, कोई मिस, जैसे इंडिया मिस वर्ल्ड बनती है ना, इस टाइप से उनको कोई तबका मिला था। पानीपत की थी, सुनाई नहीं देता ना बोल सकती, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंट थी वो, जब वहाँ पे ब्यूटी पेजेंट में खड़ी हुई थी, उनको देख के सच में लग रहा था कि इनको कितनी नॉलेज होगी, ना वो सुन सकती ना बोल सकती। तो हरियाणा तो वो है कि जहाँ ना सुन और ना बोल पाने वाला आदमी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है, तो इसीलिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, ठीक है। डेफलायम्पिक्स कौन है, जो बहरे हैं या किसी तरह से कमज़ोर हैं, शरीर के किसी अंग में कोई, मान लीजिए किसी भी फॉर्म में, जैसे माने हम हाथ पैर नहीं है तो वो पैरालंपिक्स खेल के आते हैं, इस तरह के लोग जो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है शरीर की। डेफलायम्पिक्स जो कान से नहीं सुन सकते, बोल नहीं सकते, जोड़ा गया और खिलाड़ियों को नकद राशि देने की बात की। अब इन लोगों को भी नकद राशि मिलेगी। नकद कितनी कितनी, 6 3 1.5, अगर ऐसे करें 6 3 1.5, 6 4 ढाई, 3 1.5 75, 1.5 75 50, ठीक है। पहला भीम अवार्ड गीता जुत्सी को दिया गया था। ये गीता जुत्सी कोई आज की नहीं है, एथलेटिक्स में 1978 से बहुत एक्टिव थी। 1978-82 जब वो एशियन और वो सब हुआ करते थे ना, तब ये बहुत टॉप में खेलने वाली एथलेटिक्स में अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी। तो पेपर में कई बार आता है गीता जुत्सी का संबंध किससे है, एथलेटिक्स से। आप ये लगा लो 40 साल पहले इस औरत ने एथलेटिक्स में अपना नाम खड़ा किया था, गीता जुत्सी। तो इनको पहला भीम अवार्ड दिया गया, ठीक है। भीम अवार्ड 16-17 से सम्मानित। ये किताब जब मैंने लिखी ना तो 18-19 के आंकड़े थे, ये अब नहीं आएंगे, अब ये पूछेंगे नहीं, क्योंकि ये इतने पुराने, तो 5 साल बीत गए इस बात को। अब इस दौर में नई नई चीज़ें आई हैं, लेकिन इसको तुम कैसे याद कर सकते हो, कौन किस खेल से जुड़ा है, मोटे मोटे। जैसे साक्षी मलिक आपको पता होना चाहिए, रोहतक से जुड़ी है और ये तो ओलंपिक में भी जीत के आई थी। कुश्ती से जुड़ी हुई है, ओलंपिक में जीत के आई थी, रोहतक से इनका वो है, इनकी मिट्टी रोहतक वाली है।
इसके बाद अगर बड़ा नाम कहें तो गौरी श्योराण है, पंचकुला शूटिंग में बहुत बड़ा नाम था गौरी श्योराण का। इसके बाद संदीप कुमार हैं लेकिन उतना नहीं है। कुश्ती में किस किस को मिला है तो बबीता फोगाट कुश्ती करती हैं, आप जानते हैं विनेश फोगाट कुश्ती करती हैं, दोनों बहनें कज़न हैं, ये ददरी से हैं। और बस ये मेन दो नाम थे। बॉक्सिंग में अगर पूछेंगे तो बॉक्सिंग में आपको पूजा रानी का नाम याद रखना है भिवानी से, विकास यादव बहुत बड़ा नाम भिवानी से, और ऐसे हैं तो बहुत सारे लेकिन सब नहीं पढ़ रहे ना। सरदार सिंह सिरसा से हैं, हॉकी के बड़े प्लेयर हैं। और एक आपका संग्राम दहिया का बड़ा नाम था शूटिंग में सोनीपत से। और रानी रामपाल का तो बहुत बहुत बड़ा नाम, हॉकी में बहुत बड़ा नाम है रानी रामपाल का, कैप्टन भी रही हैं, कुरुक्षेत्र से हैं। दीपा मलिक का तो इतना बड़ा योगदान है, पैरालंपिक्स में पहली बार एक औरत सिल्वर जीत कर आई थी शॉट पुट में। इनका शरीर जो है ना, पेट के नीचे से पैर तक बिल्कुल शरीर खराब है, उठ के चल नहीं सकती, लेकिन अपने जज्बे को इन्होंने इतना कायम रखा। हरियाणा के भैंसवाल कला से संबंध रखने वाली एक महिला कितनी आगे तक जा सकती है, अपने आप में एग्जाम्पल है हमारी दीपा मलिक जी। आज लगभग 50 साल की हैं, पता नहीं कितने देशों में कितनी यात्राएं कर चुकी हैं। अब पिछले इलेक्शन में इनको ये बनाया गया था, वोट का एक जैसे एम्बेसडर बनता है ना, तो इन्होंने मैसेज दिया था। तो दीपा मलिक बहुत बड़ा नाम है। सोनीपत से पैरा एथलेटिक्स, पैरा कौन हुए, जिनके शरीर में कुछ भी तरह की कमी है, जिसको आप विकलांग कह देते हैं ना, वो पैरा एथलेटिक्स में आ गई। शॉट पुट वो भारी वाला गोला फेंकती हैं। इसके बाद अपने यहाँ बड़ा नाम योगेश्वर दत्त, कोई शब्दों में इनको बता नहीं सकते, इतना बड़े काम इन लोगों के हैं क्योंकि ओलंपिक तक ये लोग गए हैं। कुश्ती में सोनीपत से हैं। और ये संदीप कुमार पैदल चाल में है महेंद्रगढ़ से। बस ये मेन से हैं जिसको रीडिंग सबकी कर लेना, लेकिन ये पुराने हो गए अब। ये 2016 भी पुरानी घटना है, 2020 अगर हो गया होता तो हम करंट में उनको पढ़ते, लेकिन 2020 हुआ ही नहीं। रियो डी जेनेरियो वाली बात कर रहे हैं ये, रियो पैरालंपिक। पैरा मतलब कौन हुए, जो लोग पैर हाथ किसी का कुछ खराब है। दीपा मलिक अभी मैंने नाम लिया, हरियाणा के भैंसवाल कला सोनीपत से है। गोला फेंक शॉटपुट में रजत, बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये किसी के लिए भी, ठीक है। देवेंद्र झांझड़िया को मिला था, अब ये आएंगे नहीं, ये सिर्फ सुन लो क्योंकि ये पुरानी बात हो गई। देवेंद्र झांझड़िया को मिला था भाला फेंक में, इनके भी शरीर में प्रॉपर ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पैरालंपिक में आ गया गोल्ड। वरुण सिंह भाटी, इनको हाई जंप में कहाँ से मिला, थंगावेलू मरियप्पन, इनको हाई जंप में गोल्ड मिला। हमें मेन अपनी दीपा मलिक से मतलब रखना है क्योंकि हरियाणा जीके में ये पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो लास्ट आ गया, अन्य तथ्य हैं कुछ। मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल, राइस स्पोर्ट्स स्कूल की बात कर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते होंगे राइस स्पोर्ट्स स्कूल बहुत बड़ा पहला अपनी तरह का एक्सपेरिमेंटल स्कूल था। 300 एकड़ में राइस स्पोर्ट्स स्कूल, गांव के लोगों ने ज़मीन दी थी सस्ते में, मतलब ना बराबर में, कि यहाँ बना लो। उस टाइम पे ये एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल था कि देखें कि क्या खिलाड़ियों को पढ़ाई का बर्डन कम से कम देके और ज़्यादा बेहतर निखारा जा सकता है, और क्या खेल के दम पे हम एक यूनिवर्सिटी, एक इस तरह का स्कूल, कोई जो एक्सपेरिमेंट हो उसको खड़ा कर सकते हैं। और ये काफ़ी हद तक कामयाब हुआ क्योंकि राइस स्पोर्ट्स स्कूल से न जाने कितने लड़के लड़कियां एनडीए में, सीडीएस में निकल गए। स्पोर्ट्स उनके पहले सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं स्पोर्ट्स के नाम पर। पढ़ाई भी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ, जैसे आम स्कूलों में क्या है, पढ़ाई पढ़ाई करते रहो, खेलने जाना कोई ज़रूरत नहीं, एक डिबेट में लेना है हिस्सा कोई ज़रूरत नहीं, किताब नहीं पढ़नी आती कोई, मतलब नंबर आ जाए, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल बोलते हैं, खेल स्कूल राई में है। 1973 में इंदिरा गांधी का टाइम था, ये एक्सपेरिमेंटल स्कूल खुला था। हरियाणा के मास्टर चंदगी राम, चांदगी लिखा है, चंदगी राम है, पैदल चाल में इनका बहुत बड़ा नाम है। ये को 2 बार भारत केसरी और हिंद केसरी का खिताब मिला। ये वो हैं पहलवान, चंदगी राम, पैदल चाल वाले दूसरे हैं। नेक्स्ट है साइना नेहवाल, हिसार की, सब जानते हैं इनके बारे में, बैडमिंटन की बेस्ट प्लेयर्स में से हैं ये। 2008 में वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन, तो उस टाइम यंग रही होंगी, चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी। तो जहां बैडमिंटन का नाम आए और हरियाणा का नाम आ जाए तो तुम्हें याद रखना है हमारे हिसार की, कौन, साइना नेहवाल। कपिल देव को सब लोग जानते हैं हरियाणा हरिकेन के नाम से, वैसे चंडीगढ़ के, पर हम कहते हैं हमारे हैं, हरियाणा हरिकेन है। तूफान की तरह इनकी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। 83 का वर्ल्ड कप इनकी कप्तानी में था। 83 में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तब ये कैप्टन थे। नवाब मंसूर अली खान पटौदी, यानी सैफ अली के पिताजी, जिन्होंने शादी की थी, इनकी माता जी का क्या नाम है, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। ये उस टाइम के बड़े क्रिकेटर थे, और पटौदी को ही हम टाइगर के नाम से भी जानते थे। तो इनके कैप्टनशिप में ना हमने पहली बार कोई टेस्ट सीरीज जीती थी, आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। नवाब मंसूर अली खान पटौदी की कप्तानी में भारत ने पहली बार टेस्ट सीरीज जीती थी।
ठीक है। तो टेस्ट पूछे तो नवाब मंसूर अली खां पटौदी, कपिल देव हैं तो वर्ल्ड कप 83, साइना नेहवाल है तो बैडमिंटन का जहां नाम आएगा, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है 73 में इंदिरा के टाइम में, और चंदगी राम को भारत केसरी और हिंद केसरी का अवार्ड मिला। ठीक है, चलिए ये टॉपिक कंप्लीट है। जैसे सूर सम्मान पूछ लिया, हरियाणा गौरव सम्मान पूछ लिया, उर्दू साहित्य पूछ लिया, लक्ष्मी चंद पूछ लिया, बाल मुकुंद गुप्त, तो इस तरह से ये याद करने पड़ते हैं। अब जैसे कहेंगे महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार कौन सा संस्थान देता है, तो ऐसे आ जाएंगे पेपर में। अब महर्षि वाल्मीकि संस्कृत बोलते हैं तो इसका मतलब संस्कृत वाला देता होगा, ये देता होगा, तो ये पढ़ने से आपको आ जाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। लिस्ट रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 16-17 के अवार्ड्स को अब नहीं पूछेंगे। हाँ, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके क्षेत्र ज़रूर पढ़ लेने चाहिए, और कल मैं वही पढ़ाऊंगी। कल मैं पढ़ाऊंगी हरियाणा की कौन सी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी किस खेल से जुड़ी है, जो मेन है, उनको पढ़ के कल वो टॉपिक क्लियर कर लेंगे। अब आपके सिर्फ 2-3 टॉपिक रह गए हैं, जिनमें से एक हम कल इससे जुड़ा हुआ एक सेकेंड पार्ट मान लो, क्योंकि वो खिलाड़ियों का और वो उनके कोचेज़ के बारे में रहेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। खूब पढ़ा करो, मेहनत किया करो। जिन लोगों को हम पढ़ रहे हैं ना, इन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन लेके अपने अपने फील्ड में मेहनत की है। चाहे वो कोई खिलाड़ी थे, वो सेना के जवान थे, होशियार सिंह जैसे बड़े लोग थे, या फिर वो कोई महिलाओं की बात करें कि कल्पना चावला है, तो नाम ऐसे ही नहीं बड़े बनते। नाम बड़े बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग मेहनत करेंगे तो आगे पहुँचेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारे लिए इंडिपेंडेंट बनना है, ये होनी चाहिए। सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। इस टाइम का मौज मस्ती, इस टाइम की नींद, इस टाइम का खाना, इस टाइम की हर चीज़ आप त्याग सकते हो। मैं तो बल्कि कहती हूँ कि इस टाइम तो आपकी बॉडी जो है ना इतनी एनर्जेटिक होती है कि अगर आप खाने में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे ना, थोड़ा बहुत भी खाते रहोगे, तो भी आप फिट एंड फाइन रहोगे। पहली प्रायोरिटी अर्जुन को, जैसे वो आँख दिखी थी ना तीर मारते टाइम, सिर्फ उसका पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन उस मछली की आंख पर था। किसी को पेड़ दिख रहे थे, किसी को पत्ते दिख रहे थे, किसी को कुछ, उसको सिर्फ मछली की आंख दिखी थी। ये कंसंट्रेशन होना चाहिए। अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक चीज़ दिखनी है, और वो है गवर्नमेंट जॉब मुझे कैसे मिलेगी। ऐसे ढेरों लोग हैं जो 20-20 साल में नौकरियों पर हैं, जो 20 साल से बड़े अपने घर बैठे हैं। अब तुम देखो, अगर तुम 24 के, 27 के, 30 के हो गए हो और तुम्हारे पास अब तक अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं है और नहीं तुम्हारे अकाउंट में पैसे आते, तो इसका मतलब ये अलार्मिंग स्टेज है। अब संभल गए, आज से 4 साल बाद संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जिंदगी बहुत जल्दी भाग जाती है, और ये पढ़ाई का दौर तो ऐसे फुर होता है कि आदमी बाद में सिर्फ पछताता है कि काश तब पढ़ लिए होते। तो उस काश को अपनी जीवन से लात मार के हटा दो, और अपनी लाइफ के डिसीजन मेकर तुम खुद बनो। अपने आप ये सोचो कि मुझे क्या करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, जितना हो सके, जहाँ से जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके वो करो। अपनी मेहनत से ही आप कामयाब होगे। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। मेरे पढ़ाने से किसी को कुछ नहीं आना, मैं तो सिर्फ चीज़ों को एक बार कान तक पहुंचा सकती हूँ। उसके बाद आपके दिमाग में ये सब चीज़ें घूमेंगी कब, जब आप अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपनी ज़बान को बार बार परेशान करोगे, बार बार पढ़ोगे, बोलोगे, पढ़ोगे, बोलोगे, तब बात बनेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और अब धीरे धीरे हम लोग बस कंप्लीशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और अब जितना हो सके चीज़ों में से गुजरने की कोशिश करो। अगर मार्च में एग्ज़ाम होता है तो वेल एंड गुड है, हमारी तैयारी पूरी है लगभग। वैसे तैयारी पूरी कभी नहीं होती, आप पढ़ने को पूरा साल पढ़ लो, कम दिखता है वो। हम कितने कितने साल पढ़ाते रहते हैं। मुझे याद ही नहीं लास्ट मैंने कब कहा हो कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। कितने साल हो गए सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि रोज़ रोज़ नई नई बातें फिर निकल आती हैं, फिर लगता है ये भी पढ़ा दें, ये भी पढ़ा दें, ये भी पढ़ा दें। लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पर देखें तो लगभग चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि किताब उठा के उन सब चीज़ों को टाइम टू टाइम रिवीजन देते रहना। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। हाँ, शर्मिला टैगोर किसी ने लिख दिया, सैफ अली की माता जी का नाम शर्मिला टैगोर था। वैसे वो आएगा नहीं पेपर में। नवाब मंसूर अली खां पटौदी, जिनको टाइगर के नाम से जानते हैं, ये पूछ सकते हैं। 61 की टेस्ट सीरीज में थे ये। ठीक है, थैंक यू।